Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Transition Facilitation Quality Control Order 2026. Important from our syllabus GS Paper 3 Indian Economy point of view. सो करंट डेवलपमेंट समझने से पहले हमें इस कानून के बारे में समझना होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 ये प्रिंसिपल लॉ है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कानून है हमारे देश का रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले जो कानून हुआ करता था इस पर्सपेक्टिव में वो था BIS एक्ट ऑफ 1986, लेकिन 2016 में भारत सरकार ने पुराने एक्ट को पूरी तरह से रिपील करके एक नया कानून लाया, BIS एक्ट ऑफ 2016, जिसके मदद से अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड हो वो इंश्योर किया जाता है। इस BIS कानून 2016 में जो लाया गया उसकी मदद से बॉडी बनाई गई BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो विच इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। BIS is also known as Quality Police of India. It works under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. क्वालिटी पुलिस इसको इसलिए कहते हैं BIS को क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है टू इंश्योर कि जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें। तो BIS का अगर हम काम देखें तो इट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक्स स्टैंडर्ड तय करता है और फिर उन स्टैंडर्ड्स को जो भी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में मीट करती हैं उनको फिर वो BIS सर्टिफिकेट या ISI मार्क देता है। तो BIS जनरली प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ मार्क, 3 तरीके का मार्क दिया जाता है। ISI मार्क दिया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, इवन डाइपर्स, इन सब के लिए ISI मार्क दिया जाता है। हॉल मार्क दिया जाता है फॉर ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, वो भी देता है BISC। एंड दोज प्रोडक्ट्स विच क्लेम टू बी इको फ्रेंडली, जैसे कि इको फ्रेंडली डिटर्जेंट्स, पेपर, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स ETC, वो अगर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इको फ्रेंडलीनेस के स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे तो उनको फिर BIS इको मार्क देता है। तो BIS एक बॉडी है जो BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत बना है। इसको क्वालिटी पुलिस कहते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स पहले तय करता है और उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने पे अलग अलग कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स के लिए वो मार्क देता है। और 3 तरह के मार्क्स हैं BIS मार्क। हॉलमार्क इज फॉर ज्वेलरी, इको मार्क इज फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड ISI मार्क इज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, BIS कानून आया 2016 में। उस कानून के अंतर्गत भारत सरकार ने रेगुलेशंस रिलीज किए। जैसे ओवरऑल लॉ तो बनकर के आता है पार्लियामेंट से, लेकिन फिर एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस, बाईलॉज तय कर सकती है। तो उसी के अंतर्गत BIS कन्फर्मेटी असेसमेंट रेगुलेशंस 2018 रिलीज किया गया सरकार द्वारा अंडर BIS एक्ट ऑफ 2016, जिसमें बताया गया इस रेगुलेशंस 2018 वाले में कि BIS कानून के अंतर्गत 2 तरीके के मार्किंग स्कीम्स होंगे फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए 2 तरीके होंगे मार्किंग के लिए। 2018 में यह तय किया गया। स्कीम 1 जिसके अंतर्गत ISI मार्क दिया जाएगा कंपनियों के प्रोडक्ट्स को, एंड स्कीम 2 विच इज नोन एज रजिस्ट्रेशन स्कीम, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपकी कोई कंपनी है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाती है, गीजर बनाती है, अब अगर वो एक हायर स्टैंडर्ड को मीट करे, वो फिर अप्लाई कर सकती है ISI मार्क के लिए। ISI मार्क हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड अपने प्रोडक्ट के लिए मीट करना होगा। साथ ही साथ अपनी जो फैक्ट्री है उसको रेगुलर इंस्पेक्शन या ऑडिट के लिए ओपन रखना होगा फॉर द BIS ऑफिसर्स।
तो अगर ये एक हाईयर स्टैंडर्ड को आप मीट करते हैं और रेगुलर ऑडिट और इंस्पेक्शन अलाउ करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को आईएसआई मार्क मिलेगा। जैसे ये गीजर है आईएसआई मार्क, ये एक हेलमेट है आईएसआई मार्क। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है बीआईएस के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल या इस तरीके के जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कराने का, वो है स्कीम 2। स्कीम 2 में आईएसआई मार्क नहीं मिलता है, स्कीम 2 में रजिस्ट्रेशन होता है अंडर बीआईएस। इट इज सिंपलर, इसमें उतना हायर स्टैंडर्ड भी नहीं होता है, प्लस अपनी कंपनियों को इंस्पेक्शन के लिए हमेशा ओपन नहीं रखना है, अपने प्रोडक्ट्स को आपको बीआईएस रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी में भेजना है, और अगर वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं तो फिर बीआईएस के स्कीम 2 के अंतर्गत उस प्रोडक्ट को रजिस्टर किया जा सकता है। उस प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो अपने घर के आसपास के जो भी चीजें हैं उन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रोडक्ट पे आईएसआई मार्क लिखा होगा इस तरीके का, और कुछ प्रोडक्ट पे जैसे चार्जर वगैरह है उस पे लिखा होगा इंडियन स्टैंडर्ड और एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। अगर इस तरीके का उस पे लेबलिंग किया हुआ है उस प्रोडक्ट पे, तो उसका मतलब समझ जाइए कि वो बीआईएस के स्कीम 2 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उस कंपनी को। तो ये उतना रिगरस मेथड नहीं है, यानी कि उतना हायर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा, साथ ही साथ टेस्टिंग के और इंस्पेक्शन के उतने रिगरस मेथड को फॉलो नहीं कर रहा। और स्कीम 1 का मतलब है कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी भी मीट कर रहा है और रिगरस इंस्पेक्शन को भी वो अलाउ कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए आईएसआई मार्क होता है अंडर स्कीम 1 ऑफ बीएसएस एक्ट रेगुलेशन 2018, या स्कीम 2 के अंतर्गत बीआईएस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब थोड़ा एक बात और समझना है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इज रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर बीआईएस एक्ट 2016। अगर किसी भी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत ला दिया गया, मतलब उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के लिए अब मैंडेटरी हो गया है कि उसको आईएसआई मार्क लेना ही है अपने प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि सरकार इस टॉय मेकिंग कंपनियों को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत ला देती है। अगर एक ऑर्डर होता है जो सरकार रिलीज करती है अंडर बीआईएस एक्ट, जिसको कहा जाता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में टॉय मैन्युफैक्चरिंग को अगर मेंशन कर दिया जाता है, तो उस केस में अब टॉय बनाने वाली सारी कंपनियों को बीआईएस स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा और उसको आईएसआई मार्क लेना ही होगा इन मैंडेटरी फैशन इफ इट इज पुट अंडर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। लेकिन अगर किसी सेगमेंट को, किसी तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत मेंशन नहीं किया गया है, तो उस केस में उस कंपनी जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में प्रोडक्शन करती है वो वॉलेंट्री तरीके से आईएसआई मार्क ले सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिकल गीजर्स, दे आर पुट अंडर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, तो उनको आईएसआई मार्क लेना ही है। लेकिन टॉय, मैंने एग्जांपल दिया है, टॉय इंडस्ट्री, उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर नहीं है। टॉय इंडस्ट्री इज नॉट मार्क्ड अंडर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। तो उस केस में क्या है कि अगर आप एक टॉय मैन्युफैक्चरर हैं तो इट इज वॉलेंट्री फॉर यू। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट करेंगे तो आप आईएसआई मार्क ले सकते हैं, नहीं तो आप बिना आईएसआई मार्क के भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो मींस दोज entities, those industrial products that are mentioned under quality control order released by the government, it is mandatory for them to take ISI mark. If not mentioned under quality control order, yet they can take, its manufacturer can take ISI mark, but that is voluntary. उस केस में ISI मार्क लिया जाता है जस्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर्स कि मेरा प्रोडक्ट ISI मार्क्ड है। अब देखिए, जो भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत प्रोडक्ट्स आते हैं उनको तो आईएसआई मार्क लेना होता है, यानी कि उनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है।
अब उन प्रोडक्ट्स को कई सारी चीजें वो खरीदते हैं दूसरे सप्लायर से। जैसे ये इलेक्ट्रिकल गीजर है, ये एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आता है। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आता है तो मतलब इसका जो मैन्युफैक्चरर है उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मीट करना है, प्लस ये जो भी सामान खरीदता है, क्योंकि मान लीजिए कि बजाज वाला इलेक्ट्रिकल गीजर बना रहा है, तो सारी चीजें इस गीजर से रिलेटेड वो खुद बनाए जरूरी नहीं है। उसको कई सारी छोटी मोटी इनपुट चाहिए होंगी, जैसे होस पाइप्स चाहिए, बटन चाहिए। तो पहले क्या नियम था कि अगर कोई प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत मेंशन्ड है, तो उसको मैन्युफैक्चर करने के दौरान जो इनपुट प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं दूसरे कंपनियों से, वो भी आईएसआई मार्क्ड हो अंडर स्कीम 1। वो भी मार्क्ड हो, आईएसआई मार्क्ड हो अंडर स्कीम 1। यानी कि होस पाइप सप्लाई करने वाली कंपनी भी आईएसआई स्कीम 1 के अंतर्गत मार्क्ड होनी चाहिए अगर कोई प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आता है तो। लेकिन अब एक नया ऑर्डर रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। उस ऑर्डर का नाम है ट्रांजिशन फैसिलिटेशन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2026। इट हैज ईज्ड द कंप्लायंस अ लिटिल बिट as per the new norms. Now the domestic manufacturers can procure input from suppliers licensed under BIS scheme 2। यानी कि सिर्फ रजिस्टर्ड भी होगा वो प्रोडक्ट तो भी उससे खरीद सकते हैं फॉर मेकिंग एन ISI प्रोडक्ट। तो मैं अब सिंप्लीफाई कर दूं। मान लीजिए कि आपको गीजर बनाना है और इलेक्ट्रिकल गीजर जो है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको आपको बनाने के बाद मार्केट में तभी बेच सकते हैं जब आप स्कीम 1 ऑफ BIS एक्ट के अंतर्गत ISI मार्क ले लें। पहले का क्या नियम था कि गीजर बनाने के लिए जो भी आप इनपुट खरीद रहे हैं दूसरी कंपनियों से, वो प्रोडक्ट्स भी स्कीम 1 के अंतर्गत मार्क्ड होने चाहिए। लेकिन अब सरकार ने एज पर द न्यू ऑर्डर ट्रांजिशन फैसिलिटेशन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर थोड़े से नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिए हैं। अगर आपको गीजर बनाना है तो आप जो इनपुट मटेरियल्स हैं वो ऐसे मटेरियल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं विच आर नॉट ISI मार्क्ड बट BIS रजिस्टर्ड। उनका एक BIS रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसका इस्तेमाल करके भी आप फाइनल अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दैट इज ट्रांजिशन फैसिलिटेशन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। इससे बेनिफिट ये होगा कि कंप्लायंसेस बर्डन थोड़ा सा कम होगा ऑन द मैन्युफैक्चरर्स हु वांट टू हैव ISI मार्किंग। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट MSME डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ओवरऑल जो देश के एंटरप्राइजेस हैं, एंटिटीज हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, MSMEs एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। अब MSME भी एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसके अंतर्गत 3 सब कैटेगरीज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तीनों का अपना अपना डेफिनेशन है। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेज हैं जिनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़ या फिर उनका टर्नओवर है अप टू 10 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट है 25 करोड़ एंड टर्नओवर है 100 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट है 125 करोड़ एंड टर्नओवर है 500 करोड़। ये जो नया डेफिनेशन है ये लाया गया था पिछले साल 2025-26 के बजट में। उसके पहले कुछ और था, लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया फॉर डेफिनेशन ऑफ MSME इन द लास्ट ईयर्स बजट। MSMEs are overall defined under MSME Development Act of 2006। MSMEs वैसे तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, 2 4 5 लोग काम करते हैं और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट ओवरऑल चूंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा है, वो भारत की इकोनॉमी के लिए काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। MSMEs contribute about 30% of India's GDP and about 46% of India's export. Overall, they create 25 crores of employment generation for the economy. यही कारण है कि साल में एक दिन, आज के दिन 27 जून को भारत सरकार मनाती है MSME डे इन ऑर्डर टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ MSME इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्योंकि MSME में छोटे छोटे लोग, अनस्किल्ड लोग या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं,
इस कारण से एमएसएमई का सिग्निफिकेंस है रिगार्डिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज वेल। तो इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए 27 जून को एमएसएमई डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। एमएसएमई से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस फेस्ड बाय एमएसएमई, जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। एज पर अ रिपोर्ट बाय आरबीआई ऑन एमएसएमई, आरबीआई का मानना है कि एमएसएमई स्टिल लैक एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। उनको आज भी जो फॉर्मल बैंक्स हैं उनके थ्रू क्रेडिट मिलने में दिक्कत होती है। इनफॉर्मल सेगमेंट के थ्रू वो लोन लेते हैं अगर उनको फंड की जरूरत होती है, जिस कारण से हायर इंटरेस्ट रेट उनको पे करना होता है। Many MSMEs are also not registered with the government. They are working as an informal entities. Only 1.1 करोड़ ऑफ एमएसएमईज आउट ऑफ 6.3 करोड़, देश के अंदर हमारे 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ के आसपास ही जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, या अलग अलग फॉर्मल एंटिटीज के अंतर्गत ईपीएफओ, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इनके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। टेक्नोलॉजीज अभी भी वो थोड़ा बैक आउटडेटेड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। स्किल लेवल ऑफ वर्कर्स इन द एमएसएमई सेक्टर इज लो, दैट इज ऑल्सो ए कंसर्न। रेड टेपिज्म, एमएसएमईज के लिए अलग अलग नियम हैं भारत सरकार के, अलग अलग एंटिटी जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट के, जीएसटी डिपार्टमेंट के, और ये कारण है कि एमएसएमईज दे डोंट वांट टू ग्रो बिग। तो हमारे देश में स्मॉल साइज या मिडिल साइज सिंड्रोम है इसको, क्योंकि जैसे ही कंपनी बड़ी होगी उसको बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने होंगे बिकॉज ऑफ द रेड टेपिज्म, यानी कि डिफिकल्ट कॉम्प्लायंसेस नॉर्म्स रिलीज बाय द गवर्नमेंट। इस कारण से कंपनियां जानबूझ करके छोटा ही रहती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे ही वर्कर्स को हायर करती हैं। दैट इज वन प्रॉब्लम। तो रेड टेपिज्म इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय एमएसएमईज। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ एमएसएमईज विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। एमएसएमई छोटी छोटी कंपनियां, कोई प्लास्टिक बॉटल बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो हैं चूंकि वो इनफॉर्मल हैं, सो दे आर नॉट ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट। आज भी वो जो छोटे छोटे रिटेल शॉप्स हैं उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बट आज तो जमाना है ई कॉमर्स का। दैट इज वाई जो छोटी छोटी एमएसएमईज हैं, इनफॉर्मल एमएसएमईज हैं, वो सफर कर रही हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रही हैं, और इस कारण से देश के अंदर अब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ रही है। साथ ही साथ असिमेट्रिक रिलेशंस विद बिग कंपनीज। देखिए छोटी छोटी जो एमएसएमई कंपनियां होती हैं ये अपना प्रोडक्ट खासकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती हैं। जैसे कोई बड़ी सी ये गीजर बनाने वाली कंपनी है, उसको होस पाइप सप्लाई करने वाली एक छोटी सी एमएसएमई है। अब एक तो दिक्कत ये होगा कि एमएसएमई जो है वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे, बीआई से स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे, इसलिए कई सारे एमएसएमईज तो सप्लाई कर ही नहीं पाते। अच्छा, जो सप्लाई कर भी रहे हैं वो सप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है फ्रॉम द बिग कंपनीज, क्योंकि बड़ी कंपनी है, अलग अलग जगहों से 500 600 इस तरह की छोटी छोटी कंपनियों से प्रोक्योर करता है। उनका पेमेंट साइकिल होता है, 6 महीने में एक बार वो पेमेंट रिलीज करेंगे या 4 महीने में एक बार पेमेंट रिलीज करेंगे। अब क्या होता है कि एमएसएमई कंपनियां प्रोडक्ट तो सप्लाई कर देती हैं, लेकिन उनको 4 महीने 6 महीने सब पेमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, जो उनके लिए एक कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट क्रिएट करता है। बट चूंकि काफी छोटे हैं इन कंपैरिजन विद द बिग कंपनीज, उनका असिमेट्रिक रिलेशन है, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकते, नहीं तो इनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो कैश फ्लो मिसमैच है, इनफ्लो आउटफ्लो मिसमैच, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एमएसएमईज को बिकॉज ऑफ द असिमेट्रिक रिलेशन विद बिग कंपनीज। तो इन्हीं सब समस्याओं से डील करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जैसे उद्यम पोर्टल है। उद्यम पोर्टल पे कोई एमएसएमई अपने आप को रजिस्टर करेगा, तो उसके बाद उद्यम पोर्टल विल इंश्योर दैट द बिग enterprises मेक टाइमली पेमेंट टू द एमएसएमईज। बिग एंटरप्राइजेस जो हैं, जो एमएसएमई से सामान खरीद रहे हैं, उनको टाइमली पेमेंट रिलीज करना हो, दैट इज वन थिंग इंश्योर्ड अंडर उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल पे एमएसएमई जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उनको एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। लगभग 6 करोड़ में से 3 करोड़ एमएसएमईज ने यहाँ रजिस्टर कर लिया है। जब सारे के सारे एमएसएमईज यहाँ रजिस्टर कर लेंगे तो बिग इंटरप्राइजेज जो है वो फिर आर्म ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे एमएसएमईज का, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। चैंपियंस पोर्टल है, भारत सरकार ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज। रैम्प स्कीम है टू हेल्प, ये 6,000 करोड़ का स्कीम है भारत सरकार का, टू हेल्प दोज एमएसएमईज हु आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ कोविड 4 लॉकडाउन। एक्सेसिबिलिटी टू फाइनेंस, तो अलग अलग इनिशिएटिव लेकर के आई है भारत सरकार, जैसे कि
रीफाइनेंस स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये मेनली फोकस करती है स्मॉल इंटरप्राइजेस, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट MSMEs, स्पेशली देयर इंटीग्रेशन विद फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इज कंसर्न। उन्नति स्कीम, स्पेसिफिक इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट MSMEs ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत MSMEs का क्लस्टर बनाया जा रहा है। एस्पायर स्कीम, एस्पायर स्कीम के ऊपर ही अगला टॉपिक है आज का। एस्पायर स्कीम मेनली फोकसेस ऑन सपोर्टिंग MSME इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। एक और इनिशिएटिव है भारत सरकार का जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो MSME सेक्टर को सपोर्ट कर रही है भारत सरकार इस तरीके से अंडर दिस इनिशिएटिव जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट कि MSMEs द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी डिफेक्टिव ना हो, क्योंकि छोटी कंपनियों से सामान खरीदते वक्त हमारी यही तो चिंता रहती है कि अरे प्रोडक्ट खराब होगा। तो जीरो डिफेक्ट हो और साथ ही साथ उसका इन्वायरमेंट पे लीस्ट इम्पैक्ट हो, लीस्ट इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ये इनिशिएटिव लाई है भारत सरकार फॉर MSMEs। MSME से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो UPSC ने साल 2023 में पूछा था। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। UPSC 2023 में मेंस में ये प्रश्न पूछा था MSME से रिलेटेड। आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन दैट वी हैड सो फार। जैसा कि मैंने आपको बताया एस्पायर स्कीम के बारे में, इट इज वन ऑफ द स्कीम ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सपोर्ट MSMEs। एस्पायर स्कीम से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, आज हम लोग इसको देखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। एस्पायर स्कीम स्टैंड्स फॉर अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एस्पायर स्कीम लाया गया साल 2015 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो रूरल एरियाज में MSMEs को प्रमोट करने के लिए लाया गया एस्पायर स्कीम। एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज। देखिए रूरल एरियाज का होता क्या है कि दे हैव अबंडेंट रिसोर्सेज, टैलेंट भी है, बट दे लैक बिजनेस ट्रेनिंग, मेंटरशिप, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो एस्पायर स्कीम एम्स टू ब्रिज दिस गैप ओनली। अब एस्पायर स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस तैयार किए गए हैं। जैसे एस्पायर स्कीम को लीड कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE, विच इज इन गुवाहाटी ओनली। बायहता आली के पास ये इंस्टीट्यूशन है, कभी इसको देखिएगा। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन एंड IIT जोधपुर, ये 4 एंटिटीज मिल करके भारत के अलग अलग हिस्सों में जो रूरल एरियाज के अंतर्गत एंटरप्रेन्योर्स है उनको ट्रेनिंग देती है। पहले जिस भी एरिया में उनको मान लीजिए ग्रो करना है, जैसे एक ये PIB का आर्टिकल है, इसमें स्टार्ट ही किया गया है विथ एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन मिस्टर बांसाई लैंग फ्रॉम मौसीन राम मेघालय। तो इसको आप केस स्टडी बना करके पुट कर सकते हैं आंसर राइटिंग कि मिस्टर बांसी लैंग फ्रॉम मौसीन राम मेघालय, इनको पहले ट्रेनिंग दी गई एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि इनके पास कुछ आइडियाज थे। उनके जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसकी मदद से वो फूड प्रोसेसिंग करके उसको बाजारों में बेचना चाहते थे, उनको उसके लिए ट्रेनिंग दी गई। साथ ही साथ उनका एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया गया। इसमें स्टार्टेड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज यूजिंग लोकल एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड ऑल। और उसके बाद अलग अलग जैसे कि पिकल्स वगैरह वो बना करके फिर बेचना शुरू किया। एस्पायर स्कीम के अंतर्गत उनको मार्केट इंटीग्रेशन भी दिया गया अंडर विथ हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट। और इस कारण से ही वाज एबल टू क्रिएट अ बिजनेस जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला। तो इस तरह के कई सारे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है अंडर एस्पायर स्कीम। तो मान लीजिए कभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन हो या फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे क्वेश्चन हो, MSME पे क्वेश्चन हो मेंस में, आप वहां पे एस्पायर स्कीम के बारे में जिक्र कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टर्न दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट SOP फॉर थ्रेटेन्ड स्पीसीज अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये कानून लाया गया भारत के अंदर एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2003। कानून लाया गया 2002 में और इट केम इनटू फोर्स इन 2003, बट दिस लॉ वाज ब्रॉट in order to give implementation to Convention on Biological Diversity 1992। आपको पता है अर्थ समिट जो 1992 में हुई रियो डी जेनेरियो में,
वहां पे दो महत्वपूर्ण कन्वेंशन फाइनलाइज किए गए, UNFCCC एंड UNCBD। UNCBD का भारत भी सिग्नेटरी था और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए भारत ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कानून लाया 2002 में। इसके अंतर्गत 3 टियर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाए गए भारत में अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एट यूनियन लेवल, इसका काम है टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एट स्टेट लेवल, इसका काम है स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करना फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एट स्टेट लेवल। एंड तीसरा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शनल होते हैं, इनका मेन काम होता है टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी। तो ये 3 टियर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाए गए अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड दिस एक्ट इटसेल्फ वाज ब्रॉट इन ऑर्डर टू गिव इम्प्लीमेंटेशन टू UNCBD। अब ये जो कानून है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसके अंतर्गत एक सेक्शन है, सेक्शन 38। ये सेक्शन 38 empowers the central government in consultation with the state government to notify threatened species। तो किसी स्टेट में अगर कोई स्पीसीज, प्लांट या एनिमल स्पीसीज थ्रेटेंड है, उसकी पॉपुलेशन गिर रही है, तो सेक्शन 38 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत उसको थ्रेटेंड स्पीसीज की तरह नोटिफाई किया जा सकता है। इफ द स्पीसीज इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन या इट इज लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। Currently अगर बात की जाए तो 159 प्लांट स्पीसीज एंड 173 एनिमल स्पीसीज हैव बीन पुट अंडर थ्रेटेंड स्पीसीज कैटेगरी अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसके सेक्शन 38 के अंतर्गत। 17 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में ओवरऑल इतने एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज को थ्रेटेंड स्पीसीज कैटेगराइज किया गया अंडर सेक्शन 38 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट। करेंटली न्यूज में क्यों है सेक्शन 38 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वो भी समझते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये वाली बॉडी यूनियन लेवल पे बनाई गई है अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसने एक SOP रिलीज किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज किया है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज अंडर सेक्शन 38 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट। पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि हमारे यहाँ पे ये स्पीसीज जो है वो थ्रेटेंड है, उसको भारत सरकार को उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजा और फिर भारत सरकार के थ्रू वो अपने यहाँ की स्पीसीज को थ्रेटेंड डिक्लेयर करवा देते थे। तो मतलब कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था थ्रेटेंड स्पीसीज अंडर सेक्शन 38 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट डिक्लेयर करवाने का। देयर वाज नो साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड। तो हमारे यहाँ पे सरकारों को लगा, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कुत्तों की संख्या कम हो रही है, तो डॉग शो भी डिक्लेयर करवा सकते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग दिस, नो SOP वाज देयर। लेकिन अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने एक SOP रिलीज किया है जिसको फॉलो करना होगा, जिसकी मदद से स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर नोटिफाइंग एनी स्पीसीज, प्लांट और एनिमल स्पीसीज एज थ्रेटेंड स्पीसीज। तो ये तमाम स्टेप्स हैं कि फील्ड सर्वे होना चाहिए, साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, पॉपुलेशन असेसमेंट होना चाहिए, कंसल्ट एक्सपर्ट्स, वैलिडेट फाइंडिंग, रिकमेंड स्पीसीज फॉर नोटिफिकेशन। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करने के लिए एक रिक्वेस्ट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद नोटिफाई कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे सकती है, डेलीगेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है आप अपने यहाँ पे इसको थ्रेटेंड स्पीसीज डिक्लेयर कर दीजिए अंडर सेक्शन 38 ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो मतलब एक पूरा प्रोसीजर होगा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी है उसको थ्रेटेंड स्पीसीज डिक्लेयर करा दें। अच्छा ध्यान रहे, ये जो IUCN का रेड लिस्ट होता है और सेक्शन 38 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, दोनों के अंतर्गत थ्रेटेंड स्पीसीज डिक्लेयर किए जाते हैं, बट सेक्शन 38 के अंतर्गत सिर्फ एक थ्रेटेंड स्पीसीज की लिस्ट तैयार की जाती है, उसमें ग्रेडेड कैटेगराइजेशन नहीं होता है। IUCN रेड लिस्ट में तो आपको पता है ग्रेडेड कैटेगराइजेशन होता है, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, ये सब होता है। और ये जो सेक्शन 38 है बायोडाइवर्सिटी एक्ट का, ये लीगल मैकेनिज्म है, भारत के अंदर इसको फॉलो किया जाता है और भारत के अंदर स्पीसीज जो थ्रेटेंड है उनको कैटेगराइज किया जाता है, जबकि IUCN वाला जो है वो ग्लोबल लेवल पे कैटेगराइजेशन किया जाता है स्पीसीज का, और वो भी ग्रेडेड कैटेगराइजेशन किया जाता है स्पीसीज का ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद देम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज टाइप दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पासपोर्ट से संबंधित जो हमारा प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट सही है, पासपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप बट नॉट कंक्लूसिव प्रूफ फॉर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट इज गवर्न्ड बाय पासपोर्ट एक्ट, दिस इज रॉन्ग। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंतर्गत सिटीजनशिप इज रेगुलेटेड।
Netra Air Warning and Control Airborne Early Warning and Control System developed by DRDO known as Eye in the Sky. It has been integrated with Brazilian Embraer aircraft. Both statements are correct. Golden Triangle, Myanmar, Laos, Thailand. That's all from our side for today. Thanks for watching.